सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल, एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ मैं एसएससी सीजीएल के थ्रू। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल कीपिंग लेफ्ट, आई थिंक ये सेकंड वाला है, इसको हम करने वाले हैं डिस्कस। इस सेशन को मैं हर रोज़ शाम को 4, सवा 4, साढ़े 4 बजे लाता हूँ आपको अपनी अप्रोच बताने के लिए, कैसे मुझे कैट से लेकर के एसएससी और बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में सफलता मिली, खास करके इंग्लिश के सेक्शन में। शुरू करें। देखो, आपको पढ़ना है उसी अंदाज में जैसे टॉपर्स पढ़ा करते हैं। हर सेंटेंस की ग्रामर और वोकैब को अलग से लेकर के समझना है। और आज सारा का सारा जो आप सीखोगे अगले आधे पौने घंटे में अप्लाई करेंगे इस क्विज़ पे। बहुत ही अच्छा बनाया हुआ क्विज़ है, थोड़ा मुश्किल भी है। सेकंड है क्लोज टेस्ट, 4 क्वेश्चंस, और पहला वाला है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, 1 क्वेश्चन। सब लोग इसको एक ट्राई दें। वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन करवाता हूँ मैं आपको। चलिए शुरू करें, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है कीपिंग लेफ्ट, कीप करना है हमें लेफ्ट में। अब ये लेफ्ट और राइट तो आप जानते हैं। लेफ्ट वाले वो लोग होते हैं जो लिबरल होते हैं, कम्युनिज्म की तरफ ज़्यादा झुके होते हैं। राइटिस्ट पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स होती है जिसके अंदर आप जो है नेशनलिज्म की बात करते हैं, थोड़े से दकियानूसी बात करते हैं। तो कह रहा है केरला के लोगों ने लेफ्ट को चुना है, बीजेपी की राइट विंग पॉलिटिक्स को पूरी तरह से नकार दिया है। अब बात वही कर रहा है ऑन केरला असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स। बात हो रही है केरल नाम की स्टेट के असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनावों के रिजल्ट्स की। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है ये पता चलेगा हमें इसके टाइटल पैराग्राफ से इन डिटेल। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही चैनल है, जितना ग्रो करने में हेल्प करोगे उतना अच्छा है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल वाईटी, हर पीडीएफ मिलेगी आपको यहाँ पे, साथ ही साथ आपको वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज्वाइन कर लें आज ही, है ना। 12,000 मेंबर्स हैं। इंस्टा पे भी हूँ मैं ऑफिशियल वाईटी के नाम से। आपकी करियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टा पे आप फॉलो करके मुझे मैसेज करके बताएं, अपने उसको सोल्यूशन करेंगे, है ना। यूट्यूब के साथ साथ खबरी नाम की ऐप पे भी मैं एक्टिव हूँ, जहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब्स, रूट वर्ड्स, ग्रामर का क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ। रोज़ 5 मिनट की एक ऑडियो आती है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, कुछ इस तरह की दिखती है, और सर्च करें वाईडी और इंग्लिश ट्यूटर, सारी आपको ऑडियोज़ मिल जाएंगी लाइन से, है ना। चलिए शुरू करें। कह रहे बाय रिपोजिंग फेथ इन द एलडीएफ केरला वोटर्स हैव सेंट अ मैसेज टू कांग्रेस एंड बीजेपी टू। कह रहे रिपोज करके, फिर से जो है जता करके अपने फेथ को, अपने भरोसे को, और कहाँ पे, एलडीएफ नाम की पार्टी में। अच्छा हुआ क्या, जो केरला है ना उसके वोटर्स जो हैं उन्होंने सेंड कर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैव सेंट। और क्या सेंड किया, एक संदेश को, मैसेज को, पैगाम को, और किसको, कांग्रेस और बीजेपी को भी। समझ गए ना। तो कह रहे अपना सारा भरोसा जता करके एलडीएफ में, केरला के वोटर्स ने सिर्फ एलडीएफ को नहीं जिताया, इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी कुछ सबक छोड़े हैं। अब वो सबक ही बताएगा पूरे आर्टिकल में अपने को, है ना। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ देखिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट था केरला के वोटर्स और वर्ब थी हैव सेंट। सब्जेक्ट्स को मैंने ब्लू कलर दे दिया है पूरे आर्टिकल में, और वर्ब्स को मैंने पिंक कलर दे दिया है। येलो कलर में आपको कुछ स्पेशल वर्ड्स मिलेंगे जिन पे मेरे हैंडमेड नोट्स मैंने डाल रखे हैं, उनका मीनिंग क्या होता है ना। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब को आपको जरूर फॉलो करना है। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ है रिपोज नाम का वर्ड। इसका मतलब होता है अपने भरोसे को किसी में रखना, किसी के ऊपर पूरा विश्वास करना, भरोसा जताना, ठीक है। कांग्रेस, बीजेपी और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या अलायंस हो, उससे पहले हम द लगाते हैं। लेकिन जो आप देख रहे हो ना टाइटल में जगह कम होने की वजह से एलडीएफ के आगे तो द लगाया, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को बिना द लगाए इसने जो है ना रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। याद रखें पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा अपने नाम से पहले द को लेंगी। चलिए शुरू करते हैं। एक समरी मैं दे देता हूँ आर्टिकल की, आपको पता लगे हुआ क्या है। देखो केरला में आज तक 40 साल में एक जो है ना काम नहीं हुआ जो इस बार हो गया है। चमत्कार हुआ है केरला में। क्या चमत्कार हुआ है, एक ही आदमी को 2 बार सीएम बनने का मौका दिया केरला के लोगों ने। 40 साल में आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो पिनराई विजयन साहब बन गए हैं दूसरी बार केरला के सीएम, और इससे मिले हमें कई सारे सबक। पहला सबक ये, केरला के लोग कभी भी बीजेपी की पॉलिटिक्स को कभी भी जो है ना स्वीकार नहीं करेंगे, राइट विंग पॉलिटिक्स को। ये लोग जो हैं एलडीएफ में विश्वास करते हैं, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स की तरफ जो है इनका इंक्लिनेशन है। दूसरी चीज़, दूसरा सबक है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस हर जगह मुंह की खा रही है। इसका रीज़न एक ही है, कांग्रेस के अंदर अभी सुधार होने की ज़रूरत है। कह रहा है अगर सुधार नहीं किए ना, कुछ दिनों बाद आप इलेक्शन में खड़े होने लायक भी नहीं रहोगे, अगर इसी तरह से आपका काम चलता रहा। बस आज एक पॉलिटिकल कमेंट्री है, एनालाइज कर रहा है पूरी जो है सिचुएशन को, एनालाइजिंग इसकी टोन है, सबके लिए बता रहा है क्या क्या सबक सबको मिले। शुरू कर दें आर्टिकल को। उससे पहले मैं ऐड करना चाहूँगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना जरूरी है उसके कॉन्सेप्ट सीखना है, उतना ही जरूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके
एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। यहाँ पे आपको 300 से ज़्यादा एग्जाम्स के 15,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे। सारे के सारे इन्होंने एक पैकेज बनाया हुआ है 299 का। 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे एसएससी के हर छोटे बड़े एग्जाम के और बैंकिंग के भी सैकड़ों मॉक टेस्ट है, इंडिविजुअल मॉक टेस्ट हर एग्जाम के लिए। इसी तरीके से कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, फॉर एनी एग्जाम इन इंडिया यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ मॉक टेस्ट इन दिस सिंगल पैकेज। वैसे इस पैकेज की कीमत है 299 1 साल की वैलिडिटी के साथ। लेकिन आप सभी चैनल व्यूअर्स के लिए कूपन कोड है YET10। ऐप या वेबसाइट से इस पैकेज को बाय करते हुए इस कूपन कोड को यूज़ करें, 10% डिस्काउंट मिलेगा 30 रुपीज़ का फर्दर। इस पैकेज का बाइंग लिंक है कमेंट सेक्शन में। कह रहे द स्पेक्टेकुलर विक्ट्री of the Left Democratic Front or LDF in the Kerala Assembly election has put the spotlight on its lead author, Chief Minister Pinarayi Vijayan। कह रहे जो स्पेक्टेकुलर सी विक्ट्री आई है, ये जो शानदार सी जीत आई है, स्पेक्टेकुलर मतलब शानदार, देखने लायक, और किसकी भाई? LDF नाम के इस गठबंधन की, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की। और कहाँ पे? केरला के असेंबली इलेक्शन में, केरला के विधानसभा चुनाव में। कह रहे इस विक्ट्री ने ना पुट कर दिया है, रख दिया है सारे फोकस को, स्पॉटलाइट को, और किसके ऊपर? इस विक्ट्री के लीड ऑथर पे, इस विक्ट्री के मास्टरमाइंड पे, और जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। समझ गए ना? तो इस विक्ट्री का जो मास्टरमाइंड है ना, इसके बाद में पूरे फोकस के अंदर आ गया शानदार सी विक्ट्री के बाद। अब देख लो सेंटेंस में देखने वाली चीज़, बड़ा ही सिंपल सेंटेंस है। विक्ट्री आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है आपकी हैज़ पुट, स्पेक्टेकुलर मतलब होता है शानदार, स्पॉटलाइट होता है आपका हाईलाइट या फोकस, है ना, जिस पे आप जो लाइट डालते हो वो हाईलाइट हो जाता है, स्पॉटलाइट में आ जाता है। स्पेक्टेकुलर वर्ड को ध्यान से देखना, शानदार बोलते हैं ना इसको। इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा वर्ड है प्रोडिजियस, अपने आप में नज़रअंदाज ना करने लायक बहुत ही शानदार चीज़ को बोलते हैं हम प्रोडिजियस। आगे बढ़े। कुछ लोग मुझसे पूछते रहते हैं सर पेपर की स्ट्रेटेजी बता दो कैसे करनी है। शायद एक वीडियो आपने मिस कर दी है, 4-5 दिन पहले हमने की थी, बैंकिंग की 40 दिन में SBI की कैसे प्रिपरेशन करनी है, इंग्लिश की नहीं, हर सब्जेक्ट की। तो इस वीडियो को आप सर्च कर लेना। अगर आपने शुरू नहीं किया तो भी 3 दिन ही निकले हैं, शुरू कर दो। SSC की भी मैं आपको अगले 10 दिन के अंदर पूरी स्ट्रेटेजी बना करके दे दूंगा, शुरू से लास्ट तक 4 से 5 महीने में कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। SSC की भी आपको मिल जाएगी। करा हिज रेजोल्यूट लीडरशिप स्टाइल एंड डेयरिंग पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स फाउंड resounding approval among the state's electorate that re-elected an incumbent government for the first time in 4 decades। अब बता रहे चमत्कार क्या हुआ केरला में। ध्यान देना, सेंटेंस बड़ा रिच है वोकैब में। कह रहा उसका जो लीडरशिप स्टाइल है ना, और कैसा, बहुत ही पक्का, रेजोल्यूट। रेजोल्यूट कौन होता है? जो रेजोल्यूशन ले ले, संकल्प वाला हो, डिटरमिन्ड हो। कह रहा है उसका जो पक्का सा लीडरशिप स्टाइल है, और उसका जो डेयरिंग पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऐसे पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट करता है ये आदमी जो डेयरिंग है, अपने आप में डराने वाले हैं ना, बोल्ड है। कह रहे इन दोनों चीज़ों ने ना फाउंड किया, पाया, और किसको? रिसाउंडिंग अप्रूवल को, बहुत ही अच्छी अप्रूवल को। और किसके बीच में? स्टेट के इलेक्टोरेट के बीच में, स्टेट के वोटर्स के बीच में। इलेक्टोरेट मतलब वोटर्स। अच्छा, ये कौन वोटर्स हैं? जिन्होंने री इलेक्ट किया, जिन्होंने फिर से इनको चुना। और किनको? एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट को, एक ऐसी सरकार को जो पहले से सत्ता में बैठी है। और कब? पहली दफ़ा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 4 डेकेड्स, पिछले 40 सालों में। समझे मेरी बात को? तो ये आदमी इतना डेयरिंग है, पिनराई विजयन, इतना शानदार इसका लीडरशिप स्टाइल है, 40 साल में जो नहीं हुआ वो इस बार हुआ है। एक ऐसी सरकार को केरला ने फिर से जिताया जो पहले से सत्ता में बैठी थी। अब देख लो सेंटेंस में देखने वाली चीज़, स्टाइल और एक्सपेरिमेंट्स की वर्ब है फाउंड। इसको मैंने गलती से कलर नहीं दिया है, अभी दे देते हैं, है ना, फाउंड। दैट की वर्ब है री इलेक्टेड। अब जो वर्ड्स है ना वो देखो, रेजोल्यूट। देखो रेजोल्यूशन आपने सुना होगा, संकल्प बोलते हैं हिंदी में। अगर आप रेजोल्यूशन लेकर के बैठे हो तो आप रेजोल्यूट पर्सन हो, आपने कोई संकल्प लिया हुआ है। डिटरमिन्ड हो आप, स्टॉन्च या स्टेडफास्ट भी इसको बोल सकते हैं, अपनी बात पे पक्का रहने वाला आदमी। ये सारे वर्ड्स जो हैं बताते हैं। डेयरिंग होता है जो डेयर करे, इसके लिए ऑडिशियस और फूल हार्डी 2 वर्ड्स हैं, आप अच्छे से जानते होंगे, है ना। जो बड़ा ही खतरों का खिलाड़ी हो उसको कहते हैं ऑडिशियस या फूल हार्डी या डेयरिंग। रिसाउंडिंग मतलब जो रीसाउंड करे, साउंड मतलब आवाज़, री मतलब फिर से। आपने कहीं गुफा वुफा में कुछ बोला, वो गुफा में से फिर से आवाज़ आएगी, वो रिसाउंड या एको कहलाएगी। अगर आपको ऐसी अप्रूवल मिल रही है ना रिसाउंडिंग, उसका मतलब क्या है? आप लोगों को बोल रहे हो वोट दो, और लोग सामने से बोल रहे हैं हाँ तुम्हें ही देंगे। समझ गए ना? ऐसा अप्रूवल इस आदमी को मिला है, रिसाउंडिंग अप्रूवल मिला है। इलेक्ट्रेट मतलब ग्रुप ऑफ वोटर्स, सभी वोटर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रेट। इनकम्बेंट का मतलब होता है जो चेयर होल्डर हो, ऐसी गवर्नमेंट जो पहले से सत्ता में बैठी है, इनकम्बेंट। इनकम्बेंट एक एडजेक्टिव भी बन जाता है जब इसके आगे अपॉन लगे, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है? कल ही बताया, सबको पता होना चाहिए। इनकम्बेंट अपॉन का मतलब होता है वेरी नेसेसरी, वेरी नेसेसरी।
और कैसे आपके फर्ज के तौर पे इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन यू टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड। ये बहुत ही ज़रूरी है तुम्हारे लिए, सोशल डिस्टेंसिंग को तुम मेंटेन करो कोविड की दूसरी लहर के वक्त, है ना, ऐसे इनकम्बेंट अपॉन को यूज़ करें। चलो आगे बढ़े। कह रहे विद द हिस्टोरिक विक्ट्री मिस्टर विजयन हैज़ फर्दर reinforced his already unassailable status as the supreme leader of CPIM and the LDF। करेक्ट के साथ ही विद, अच्छा किसके साथ, इस हिस्टोरिक विक्ट्री के साथ, इस ऐतिहासिक जीत के साथ। अच्छा हुआ क्या, जो ये विजन साहब है ना, इन्होंने फर्दर रीइंफोर्स कर दिया है। फर्दर मतलब और आगे, रीइंफोर्स करना मतलब किसी चीज़ को फिर से इन्फोर्स करना, फिर से प्रूव करना, फिर से किसी चीज़ को सबके सामने लाना। तो ये एक बार और आगे सबके सामने ले आए हैं उसके ऑलरेडी अनअसेलेबल स्टेटस को। इस आदमी का ऐसा स्टेटस है जो अनअसेलेबल है। देखो असेल का मतलब होता है हमला, अनअसेलेबल मतलब जिस पे आप हमला ना कर पाओ, ऐसी चीज़ जिस पे कोई डिस्प्यूट ना हो, मना ही ना कर पाओ आप, इररिफ्यूटेबल हो। तो विजन साहब ने प्रूव कर दिया अपना ऐसा स्टेटस जो कि बिल्कुल अनडिनाइबल है सुप्रीम लीडर के तौर पे CPIM नाम की पार्टी के और LDF के। समझ गए ना। तो इसने क्या बताया कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई लीडर है दोनों पार्टीज़ में तो मैं ही हूँ, मैं ही चमत्कार कर सकता हूँ। अपना स्टेटस इसने पक्का करके दिखाया है। अब देखने वाले वर्ड्स देख लेना। अनअसेलेबल को मैंने तोड़ के बता दिया आपको, जिस पे आप हमला ना कर पाओ, जिसको आप डिस्प्यूट में ना डाल पाओ, मना ना कर पाओ, रिफ्यूट ना कर पाओ, है ना, अनअसेलेबल। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है एट 75 हिज चैलेंज नाउ विल बी टू यूज हिज अथॉरिटी टू ट्रांसफॉर्म द पार्टी सो दैट इट्स करंट डायनामिज्म आउटलास्ट हिज पोजीशन इन कमांड। अब बता रहा है विजन साहब को करना क्या है आगे के लिए। कह रहा है 75 की एज में अब उसका चैलेंज होगा, अब उसकी चुनौती होगी, विल बी वो क्या होगी, यूज़ करे, वो इस्तेमाल करे अपनी अथॉरिटी को किस काम में, ट्रांसफॉर्म करने में, बदलाव लाने में अपनी पार्टी के अंदर। अच्छा क्यों लाना है, सो दैट ताकि इसका जो करंट डायनेमिज्म है, इस पार्टी में जो करंट गतिशीलता है वो आउटलास्ट करे, वो लंबी चले उसकी पोजीशन इन कमांड से। डायनेमिज्म का मतलब होता है आगे बढ़ते रहना, डायनामिक रहना, गतिशील रहना, है ना, हरकत में रहना, एक्टिविटी रहना। तो कह रहा है अब इसका यही काम है। अब 75 की एज में ये आ गया है, चैलेंज एक ही है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करे और पार्टी में ट्रांसफॉर्मेशन लाए ताकि इसके जाने के बाद भी पार्टी आगे बढ़ती रहे, आउटलास्ट करे पार्टी। समझ गए ना, इससे आगे चलती रहे। समझ गए। अब देखने वाली वर्ड्स, ट्रांसफॉर्म करना मतलब बड़ा बदलाव लाना, चेंज करना किसी चीज़ को रेडिकली या ड्रास्टिकली। आप आगे एक वर्ड देखोगे मेटामॉर्फोसिस, ये वर्ड भी इसी का सिनोनिम है। कैसे बना है देखिए, मॉर्फ एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है बदलाव, खबरी पे मैंने आपको करवाया ये वर्ड, है ना, और मेटा मतलब बहुत बड़ा। तो मेटामॉर्फोसिस मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बड़ा बदलाव आए, पानी को गर्म किया और भाप बन गया वो। समझे मेरी बात को, ये मेटामॉर्फोसिस है। टोटली आपने किसी चीज़ की सिचुएशन को चेंज कर दिया है, पोजीशन को चेंज कर दिया है। तो अब यही करेगा ये, मेटामॉर्फोसिस लेकर के आएगा। ध्यान कर लेना इस वर्ड को, यही वर्ड आगे आने वाला है, इसका सिनोनिम है ट्रांसफॉर्म का। आउट मतलब जो आपके बाद भी लास्ट करे, आपके जाने के बाद भी चलता रहे, आउट करे, है ना। करे बाय रिप्लेसिंग सेवरल ओल्ड वॉर हॉर्सेस विद फ्रेश वंस इन द पोल्स ही हैज़ ऑलरेडी सेट द बॉल इन मोशन। अब बता रहा है ये कैसे जोखम उठाता है ये आदमी, है ना, पिनराई विजयन। करे रिप्लेस करके कई पुराने घोड़ों को, जंगी घोड़ों को, वॉर हॉर्सेस को, और कैसे, फ्रेश वंस के साथ, फ्रेश फेसेस के साथ, नए चेहरों के साथ। इस चुनावों में, पोल्स में उसने पहले से ही सेट कर दिया है बॉल को इन मोशन में, उसने पहले से ही इस प्रोसेस को शुरू कर दिया है। तो ये आदमी इतना जोखमी आदमी है, पुराने लीडर्स को इसने कुर्सी से हटाया और उनकी जगह पे यंग फेसेस को आगे लेकर के आया। इस तरह से बदलाव को इसने शुरू कर दिया है। अब देखो, सेट द बॉल इन मोशन, किसी भी चीज़ को तो सेट समथिंग इन मोशन, है ना, बॉल लगा दो या कुछ भी लगा दो, या सेट द बॉल रोलिंग, ये दो इडियम्स हैं। दोनों का मतलब एक ही है, किसी चीज़ की शुरुआत कर देना, टू बिगिन समथिंग। ठीक है, दोनों इडियम्स हैं, किसी चीज़ की शुरुआत को बताती हैं। बढ़ते हैं आगे। वॉर हॉर्सेस का मतलब यहाँ पे घोड़े वोड़े नहीं है, इसका मतलब है पुराने इसके जो पॉलिटिशियंस, जो नेता थे इस पार्टी के, सबको घर पे रिटायरमेंट देकर के बिठा दिया और नयों को ले आया। कह रहा है ट्रांजिशन इन द CPIM and the LDF is underway and this will also be reflected in the choice of new ministers। कह रहा है एक बदलाव, एक ट्रांजिशन, एक चेंज ओवर। ट्रांजिशन क्या होता है, एक फेज से दूसरे फेज में आप जाते हो, बचपने से जवानी में आए, जवानी से बुढ़ापे में आए, इसको कहते हैं, ऐसा बदलाव कहलाता है ट्रांजिशन, है ना, चेंज ओवर। तो कह रहा है एक ट्रांजिशन जो है ना CPIM और LDF दोनों पार्टियों में, कह रहा है वो है अंडरवे। अंडरवे का मतलब क्या है, चल रहा है, वो अंडर प्रोसेस है। और कह रहे ये जो चीज़ है ना, ये रिफ्लेक्ट भी होगी, हमें दिखाई भी देगी
उस चॉइस में, उस विकल्प में जो है नए मिनिस्टर्स के। तो नए नए युवा चेहरों को मिनिस्टर बनाया जाएगा और इस चॉइस को देख करके हमें पता लग रहा है बड़ा बदलाव ये जो पिनराई विजन साहब हैं जो करने वाले हैं। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से कुछ देखने वाला वर्ड इसमें कुछ है नहीं, है ना। सब्जेक्ट वर्ब तुम देखोगे बाय डिफॉल्ट बिना कहे। ट्रांजिशन की वर्ब है इज, दिस की वर्ब है विल ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड। कह रहा है के एन बालागोपाल, पी राजीव एंड एम बी राजेश कुड मेक द कट। कह रहा है ये तीनों जो बंदे हैं ये कट को मेक कर सकते हैं। अब देखो ईडीएम आपको पता नहीं है मेक द कट क्या होता है, तो किसको कट करेंगे, ध्यान से समझो। मेक द कट का मतलब होता है सिलेक्ट होना किसी काम के लिए। बड़ी अच्छी ईडीएम है, इसके पीछे की कहानी है, 1-2 दिनों में तीसरा पार्ट आने वाला है ईडीएम्स का, वहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक है, अभी सुन लो समझ लो। मेक द कट का मतलब है किसी चीज़ के लिए सिलेक्ट हो जाना। तो कह रहा है ये तीनों इस बार मिनिस्टर बन सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं। कह रहा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस विल बी इमेंस फॉर द गवर्नमेंट स्टार्टिंग विद द कोविड-19 पैंडेमिक। अब बता रहा है चैलेंजेस। कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस जो है ना, प्रशासनिक चुनौतियां जो हैं वो इमेंस होंगी, बहुत बड़ी होंगी। और किसके लिए, इस पिनराई विजन की सरकार के लिए। और कैसे होंगी ये बड़ी, स्टार्ट होते हुए कोविड-19 पैंडेमिक के साथ। तो सरकार तो बनी है, शपथ आज ले रहे हो और केरला में रोज़ लोग मर रहे हैं। तो ये पैंडेमिक से ही आपके प्रशासनिक चुनौतियों की शुरुआत होने वाली है और बहुत बड़ी शुरुआत होगी, है ना। इमेंस, इमेंस मतलब बड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द सेकेंड सक्सेसिव डिफीट फॉर द कांग्रेस एंड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ इज नॉट अ वार्निंग सिग्नल बट अ मार्चिंग ऑर्डर फॉर इट्स लिस्टलेस सेल्फ सर्विंग लीडर्स। अब बता रहा है कांग्रेस की दुर्गति। कह रहे दूसरी लगातार जो जीत मिली है, हार मिली है ना, डिफीट मिली है, सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक। कह रहे दूसरी जो लगातार हार हुई है कांग्रेस और यूडीएफ नाम के इस गठबंधन की, कह रहे ये एक वार्निंग सिग्नल नहीं है। अब कांग्रेस के लिए कोई वार्निंग नहीं है, बल्कि कांग्रेस के लिए एक मार्चिंग ऑर्डर आया है, कांग्रेस के लिए एक पैगाम आया है, एक संदेश आया है, एक आदेश आया है। और किसके लिए, इसके उन लीडर्स के लिए जो एक तो बेजान है, लिस्टलेस है, और दूसरा बड़े ही स्वार्थी हैं, सेल्फ सर्विंग है। तो कह रहे अब कांग्रेस को अब सिग्नल विग्नल नहीं लेना, कांग्रेस को तो अब एक ही है, करो या मरो। अपने इन स्वार्थी और बेजान लीडर्स को आपको मार्च का ऑर्डर देना है, इनको आगे बढ़ाना है, या तो ये रास्ता छोड़ें या फिर ये खुद जो है ना कुछ काम करें। समझ गए देखने वाले वर्ड्स। मार्चिंग ऑर्डर तो आप जानते हैं, वो जब देता है ना कमांडर कि मार्च करो, चलो चढ़ाई करो दुश्मन पे ना, मार्चिंग ऑर्डर। लिस्टलेस वो होता है जो बेजान हो, स्पिरिटलेस हो, लाइफलेस हो। इसके लिए एक वर्ड है लैकेडेसिकल, अच्छा वर्ड है लैकेडेसिकल, है ना। सेल्फ सर्विंग मतलब जो अपने आप को सर्व करता हो, बड़ा ही स्वार्थी हो। कह रहे द करेंट क्रॉप ऑफ करेंट कांग्रेस लीडर्स इज आउट ऑफ टच विद द इवॉल्विंग मलयाली। कह रहे जो हाल की जो खेप है ना, क्रॉप है, फसल है कांग्रेस के लीडर्स की, वो बिल्कुल आउट ऑफ टच है, वो बिल्कुल भी संबंध नहीं रखती है किसके साथ, इवॉल्व होते हुए मलयाली के साथ, आज के केरला के लोगों के साथ। तो इन कांग्रेस के लीडर्स जो हैं सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं, केरला के जो लोग हैं उनसे कोई संबंध इनका नहीं है, आउट ऑफ टच है। समझ गए, क्रॉप का मतलब यहाँ पे फसल नहीं है, कांग्रेस लीडर्स की खेप को बोल रहे हैं, उनके ग्रुप को बोल रहे हैं क्रॉप, है ना। अब ये देख लेना मलयाली क्या होता है। देखो मलयाली बोलते हैं केरला के एक नेटिव को, एडजेक्टिव भी एक नाउन भी है, और जब किसी एडजेक्टिव के आगे द लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कॉमन प्लूरल नाउन। तो द मलयाली का मतलब पता क्या है, सभी केरला के नेटिव पीपल, सभी केरलाइट लोग को जो हम कहेंगे द मलयाली, है ना। तो ये द मलयाली जो है कॉमन प्लूरल नाउन की बात कर रहा है। कॉन्सेप्ट जो सीखे हैं बार बार रिवाइज करो, आपकी पैनी नजरें होनी चाहिए जहां भी आपको कोई कॉन्सेप्ट दिखे, है ना। कह रहे इंस्टेड ऑफ एक्सचेंजिंग चेयर्स विद वन अनदर दे मस्ट ऑल गो एट वंस एंड पेव द वे फॉर इमेजिनेटिव एंड इंस्पायरिंग लीडर्स। कह रहे बजाय एक्सचेंज करने के, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय, इस पर कॉन्सेप्ट भी अभी करवाऊंगा। कह रहे बजाय एक्सचेंज करने के चेयर्स को, बजाय कुर्सियां बदलने के एक दूसरे के साथ, भाई तू ये बन जा, आज इस बार फाइनेंस मिनिस्टर बन जा, मैं वहाँ से चुनाव लड़ लेता हूँ, तू मेरे साथ चुनाव लड़ ले, है ना। तो कह रहे बजाय जो है उथल पुथल अपने अंदर ही करने के, उनको सबको एट वंस जाना चाहिए और क्या कर देना चाहिए, रास्ता साफ कर देना चाहिए नए इंस्पायरिंग और इमेजिनेटिव लीडर्स के लिए। इमेजिनेटिव वो होते हैं जिनमें इमेजिनेशन हो, क्रिएटिव हो। तो कह रहा है बार बार आप जो ना कुर्सियाँ मत चेंज करो, रिटायरमेंट लो और घर बैठो, ज़िंदगी का मजा लो, नए लड़कों नए चेहरों को कांग्रेस के आगे आने दो, जिनमें इंस्पायरिंग भी हैं जो और इमेजिनेटिव भी हैं, ऐसे लीडर्स को, ऐसा करना है कांग्रेस को। समझ गए। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ पहले ही, चलो पहले बताता हूँ फिर पूछूंगा। इंस्टेड ऑफ और दूसरा वर्ड है इंस्पाइट ऑफ। वैसे तो ये बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ना, फिर भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि सर ये है क्या, कब किसको यूज़ करना है। पहले तो समझो दोनों प्रेपोजिशन है, अपना अपना ऑब्जेक्ट लेंगी। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय, बजाय बजाय ये करने के ये करूँगा, बजाय पिज्ज़ा खाने के आज पाव भाजी खाऊंगा, है ना।
और इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद। बावजूद मतलब ऐसा होने के बावजूद ऐसा हो गया। अब इसको हिंदी में लगा के देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ को डिस्पाइट या नॉट विथ स्टैंडिंग भी कहा जाता है, बस इसके बाद ऑफ नहीं लगता, डिस्पाइट के, है ना, इन स्पाइट के बाद लगेगा। आई हैड अ कोल्ड ड्रिंक यस्टरडे इंस्टेड या इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन अ फीवर। कल मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, तो बजाय एक फीवर में होने के या बावजूद एक फीवर में होने के। भाई कल मैंने कोल्ड ड्रिंक पी बावजूद फीवर में होने के या बजाय फीवर में होने के? भाई बावजूद की बात है ना, होने के फीवर के बावजूद मैंने कोल्ड ड्रिंक पी। बावजूद के लिए क्या लगाते हैं? इन स्पाइट ऑफ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा इन स्पाइट ऑफ, है ना। इसकी जगह मैं डिस्पाइट भी लगा सकता हूँ, इन स्पाइट ऑफ की जगह मैं नॉट विथ स्टैंडिंग भी लगा सकता हूँ, जो मेरी इच्छा हो आप वो लगा लो। अब दूसरा देखो, आई हैड ए कोल्ड ड्रिंक यस्टरडे इंस्टेड इन स्पाइट ऑफ ए कोल्ड कॉफ़ी। कल मैंने कोल्ड ड्रिंक पी बजाय कोल्ड कॉफ़ी के या बावजूद एक कोल्ड कॉफ़ी के। बजाय की बात हो रही है ना, भाई कोल्ड कॉफ़ी तो नहीं पी ली मैंने कोल्ड ड्रिंक। अगर बजाय की बात हो रही है तो बिंदास लगा के क्या हो, इंस्टेड ऑफ, यहाँ से निकाल दो इंस्पाइट ऑफ को। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हिंदी में निकाल लिया करो मीनिंग, बड़ा इजी हो जाएगा, है ना। ग्रामर व्रामर ज़्यादा लगानी नहीं पड़ेगी आपको। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। गो एट वंस का मतलब है एक साथ चले जाओ, एक एक करके नहीं, एक साथ सब रिटायरमेंट रख दो। सवाल मेरा आपसे ये है, एडजेक्टिव के चैप्टर में करवा भी चुका हूँ, यहाँ पे वन अनदर क्यों लगाया गया, ईच अदर क्यों नहीं आया? एडजेक्टिव की वीडियो देख चुके हो तो अच्छे से बताना मुझे, वन अनदर क्यों लगाया गया और ईच अदर क्यों नहीं लगाया गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द बीजेपीज ग्रैंड प्लान्स फॉर केरला हैव बीन डैश्ड एंड हाउ। कह रहे बीजेपी के जो बड़े बड़े प्लान्स हैं ना केरला के लिए, वो हो गए हैं चकनाचूर। डैश करने का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रश करना, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना, जैसे कांच टूटता है, शटर कर देना। तो सारे प्लान्स केरला के लिए धराशायी हो चुके हैं। अब देखो ये एक फ्रेज है एंड हाउ, लिखने में बहुत कम आता है, बोलने में आता है। आज इसकी इच्छा होगी इसने लिख दिया। ये एक इंटरजेक्शन होता है, जैसे आप लिखते हो ना कॉन्ग्रेट्स, अलास, हुर्रे, वैसे होता है एंड हाउ। इसका मतलब होता है फॉर श्योर, डेफिनेटली, हिंदी बोलते हैं बिल्कुल। तो कह रहे बीजेपी के जो प्लान्स हैं केरला के लिए चकनाचूर हो गए हैं और बिल्कुल हो ही गए हैं, एंड हाउ। ये एक इंटरजेक्शन है ना, समझें। ये लिख देता है कभी कभी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ बोलने में आती हैं, लिखने में नहीं आती। कह रहे फ्रॉम 14.93% in 16 to 12.47% this time, the BJP-led NDA vote share plummeted, but more notably it got 4.29 lakh votes fewer. कह रहा यहाँ से यहाँ तक 2016 में इतने वोट परसेंटेज में, 2021 में इतने वोट परसेंटेज में। कह रहे बीजेपी की अगुवाई वाला जो एनडीए का जो है ना वोट शेयर है वो गिर गया, प्लमेट हो गया। और कह रहे उससे भी ज़्यादा नोटेबल बात ये है, उससे भी ज़्यादा रिमार्केबल बात ये है, इसको मिले इतने ही लाख वोट कम। मतलब पिछली बार से 4.5 लाख वोट कम पड़े हैं बीजेपी को 5 साल के अंदर। तो बीजेपी चढ़ने की बजाय गिर रही है केरला के अंदर, समझ गए। प्लमेट का मतलब होता है गिर जाना, नोज डाइव करना, इसका सिनोनिम है प्लंज, दोनों का मतलब होता है गिर जाना, है ना। और कुछ देखने वाला है नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहे द बीजेपी लीडर्स आर आउट ऑफ सिंक विद केरला बट द पार्टी स्लाइड इज मोर बिकॉज द पीपल फाइंड इट्स पॉलिटिक्स अनएक्सेप्टेबल। कह रहे बीजेपी के लीडर्स टोटली आउट ऑफ सिंक हैं। देखिए ऊपर एक वर्ड आया था आउट ऑफ टच, उसी का एक सिनोनिम है आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन या आउट ऑफ सिंक बोल देते हैं, है ना। तो जैसे कांग्रेस के लोग जो हैं अपनी धुन में ही हैं, वैसे बीजेपी के लोग भी बिल्कुल केरला के साथ केरला की धुन में नहीं है, आउट ऑफ सिंक है। कह रहा लेकिन जो पार्टी की जो ढलान है, जो स्लाइड है, जो गिरावट है, वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लोगों ने पाया इसकी पॉलिटिक्स को अनएक्सेप्टेबल। तो ना तो ये वहाँ के लोगों की बात को समझ पाए और ना ही इनकी जो पॉलिटिक्स है वो वहाँ के लोग समझ पाए। दोनों ही चीज़ों के कारण बीजेपी जो है इस बार स्लाइड किया है, समझ गए। सिंपल सा सेंटेंस है। कह रहा सेंट्रिस्ट वोटर्स हु कंसीडर्ड द बीजेपी एज एन ऑप्शन हैव बीन टेकन अबैक बाय इट्स पॉलिटिक्स इन केरला एंड बियॉन्ड। सेंटेंस में एक क्लासिक एरर, बहुत ही क्लासिक एरर है। एरर को आप ढूंढोगे फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले ट्रांसलेट करता हूं मैं। कह रहा सेंट्रिस्ट वोटर्स, ऐसे वोटर्स जो ना लेफ्ट की तरफ ना राइट की तरफ, ना लिबरल हैं ना दकियानूसी हैं। कह रहा है वो वोटर्स जिन्होंने कंसीडर किया था बीजेपी को एक ऑप्शन, कह रहा है वो टेकन अबैक हो गए हैं, वो बिल्कुल शॉक्ड हैं इसकी पॉलिटिक्स के द्वारा केरला में और केरला के पार। तो इन्होंने देखा है बीजेपी ने बंगाल में, असम में कैसी पॉलिटिक्स की है, इस बार वो वोट देने से बहुत हिचकिचाए इस तरह के वोटर्स बीजेपी को, समझ गए। अब देखने वाला वर्ड क्या है, टेकन अबैक होना, किसी चीज़ से सरप्राइज हो जाना, शॉक्ड हो जाना। दो अच्छे सिनोनिम है इसके, फ्लावर गास्टेड और नॉन प्लस्ड, दोनों का मतलब होता है भौचक्का, है ना। अच्छे वाले हैं, इनको नोट करना। अब आ जाओ इसमें जो गलती है बड़ी सिंपल सी और क्लासिक एरर है, बहुत सारे राइटर्स करते हैं। कुछ वर्ब्स हमारे पास जो कभी भी एज नहीं लेती और कुछ वर्ब्स हैं हमारे पास जो हमेशा एज लेती हैं, जैसे कॉल करना, इलेक्ट करना,
इलेक्ट मतलब चुनाव करना, रजिस्टर करना, अपॉइंट करना, मेक करना, चूज़ करना, थिंक करना, नेम करना और कंसीडर करना। और ये सारी वर्ब्स हैं जो हमेशा लेगी एज अपने बाद। रिगार्ड करना, ट्रीट करना, डिस्क्राइब, डिफाइन, व्यू और नो। अब देखो इनको यूज़ कैसे करना है, ये सारे नोट्स हैं आपके, ध्यान से इनको नोट कर लेना। द इंडियन मीडिया नेम्ड हर्षद मेहता एज द बिग बुल ऑफ स्टॉक मार्केट्स। इंडियन मीडिया ने नाम दे दिया हर्षद मेहता को, नेम कर दिया हर्षद मेहता को, और किस तरह से, मार्केट के बिग बुल के तौर पे। अब ठीक है, हिंदी में तो आपको सही लग रहा है पर इंग्लिश में गलत है। नेम्ड के बाद में जैसा भी आप किसी को नाम दो एज लगा के आप नहीं बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे नेम के बाद में एज को मुझे निकालना पड़ेगा। अगला देख लो, हर्षद मेहता वॉज नोन रिगार्डेड द अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट्स। हर्षद मेहता जाना जाता था या रिगार्ड किया जाता था मार्केट के अमिताभ बच्चन के तौर पे। नॉन और रिगार्डेड दो ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद एज हमेशा आता है ना। ये नो आ गई, ये नो आ गई और ये रिगार्ड आ गई। अगर ऐसा है तो रिगार्डेड एज द अमिताभ बच्चन ऑफ द स्टॉक मार्केट। समझ गए। शी रिफ्यूज टू हेल्प अस एज शी डिडंट कंसिडर अस एज हर फ्रेंड्स। उसने हमें हेल्प नहीं किया क्योंकि वो हमें नहीं मानती थी अपना दोस्त। शी डिडंट कंसिडर अस एज हर फ्रेंड्स। समझ गए। गलती क्या है, कंसीडर वर्ब अपने बाद में कभी भी एज को नहीं लेगी, तो शी डिडंट कंसीडर अस आवर फ्रेंड्स, है ना। तो ऐसे आपको लिखना चाहिए बिना एज के कंसीडर वर्ब को। अब गलती यहाँ पे ये क्या कर गया, हु कंसीडर्ड द बीजेपी एज एन ऑप्शन। एज एन ऑप्शन नहीं, कंसीडर्ड द बीजेपी एन ऑप्शन। बढ़े आगे, चलो। कह रहे सम रिफ्रेशिंग ट्रेंड्स दैट रन कंट्रेरी टू द नेशनल स्लैंट ऑफ बीजेपी पॉलिटिक्स आर एविडेंट। कह रहे कुछ रिफ्रेशिंग से ट्रेंड्स हैं, कुछ नए रुझान हैं जो कि रन करते हैं, चलते हैं बिल्कुल कॉन्ट्रेरी, बिल्कुल उल्टा नेशनल स्लैंट के, बीजेपी की पॉलिटिक्स के। पूरे देश में जो स्लैंट आया है, जो ढलान आई है बीजेपी की पॉलिटिक्स में, वो अभी एविडेंट है, सबके जाहिर है, सबके सामने। अब कुछ उल्टे ट्रेंड्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। स्लैंट का मतलब देख लेना, ढलान को स्लाइड को बोलते हैं स्लैंट। अब देखो एविडेंट कैसे हैं, वो जाहिर कैसे हैं। कह रहा द न्यू केरला असेंबली इज़ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टेट्स रिलीजियस डाइवर्सिटी विद हिंदू, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ फाइंडिंग रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। केरला में एक बार और चमत्कार हुआ इस बार। केरला की जो नई असेंबली है ना, वो एक क्रॉस जो है सिलेक्शन है, वो एक अपने आप में फाइन स्पेसिमेन है, बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल है, मॉडल है अपने आप में। और किसकी, स्टेट की रिलीजियस डाइवर्सिटी का, स्टेट की धार्मिक विविधता का। इसमें हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम जो सारी कम्युनिटी है ना, सबको रिप्रेजेंटेशन मिला है अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से पॉपुलेशन के। तो अगर तुम 40% हिंदू हो तो 40% सीटें ही, 40% एमएलए ही हिंदू हैं। अगर तुम 50% मुस्लिम हो तो 50% एमएलए जो हैं वो मुस्लिम है। तो ये एक शानदार सा नमूना है केरला का। सब प्यार जो है सद्भाव से वहाँ पे पॉलिटिक्स में अपनी अपनी भागीदारी जो दे रहे हैं। समझ गए। क्रॉस सेक्शन बता दिया मैंने आपको। फाइन स्पेसिमेन को, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल को, मॉडल को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। डाइवर्सिटी होती है विविधता, हर तरह का रिलीजन वहाँ पे आपको मिलेगा असेंबली के अंदर। इन प्रोपोर्शन टू मतलब उसी हिसाब से, जितने % हिंदू उतने % ही हिंदुओं के एमएलए, है ना। कहना इन टर्म्स ऑफ कास्ट एंड जेंडर दिस मे नॉट बी ट्रू। कह रहे लेकिन अगर बात करें कास्ट और जेंडर की तो ये उतना सच नहीं है। अगड़ी और पिछड़ी कास्ट के हिसाब से इतना जो है हमें सही रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिल रहा है। कह रहा है अ हिंदू मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन केरला चोज अ मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस अगेंस्ट द बीजेपी चीफ मिनिस्टर फेस ई श्रीधरन। अब देखो एक और चमत्कार हुआ। एक हिंदू मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक ऐसा चुनाव क्षेत्र जहाँ पे हिंदू ज़्यादा रहते थे केरला के अंदर, उन्होंने चुन लिया एक मुस्लिम कैंडिडेट को कांग्रेस के, और किसके खिलाफ, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर फेस के खिलाफ, ई श्रीधरन के खिलाफ। तो इस तरह के चमत्कार जो है हमें केरला में देखने को मिले हैं इस बार। द इंडियन मुस्लिम लीग, यूनियन मुस्लिम लीग, अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूडीएफ, सॉ इट सपोर्ट श्रिंकिंग एज द करेंट जनरेशन ऑफ द कम्युनिटी सीक्स न्यू ऑप्शन। कह रहे इंडियन मुस्लिम लीग जो है ना, ये जो लीग है एक कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हिस्सा है यूडीएफ का। यूडीएफ वो है जो कांग्रेस के साथ बना करके बैठा गठबंधन, है ना। कह रहे ये जो है ना यूडीएफ का जो हिस्सा भी है ये वाली लीग, इसने देखा अपने सपोर्ट को श्रिंक होते हुए, इसने देखा अपने लिए सपोर्ट कम होते हुए। श्रिंक होना मतलब कम होना। और कैसे देखा, क्यों, क्योंकि ये जो करंट जनरेशन है इस कम्युनिटी की, वो कोशिश कर रही है, सीख कर रही है पाने की नए ऑप्शंस को, नए नए विकल्पों को। तो इस वजह से इनको नकार करके इनके सपोर्ट को कम करके दिखाया वहाँ के लोगों ने, करंट जनरेशन ने। अब देख लो इसमें देखने वाली चीज़ें। एक सवाल आपसे है, आपने एक फ्रेज सुना होगा सीक फॉर। आई एम सीकिंग फॉर द ट्रूथ, मैं ट्रूथ की तलाश कर रहा हूँ। सीक फॉर है ना, सीक फॉर। अगर ऐसा है तो यहाँ पे सीक के बाद में फॉर क्यों नहीं लगा हुआ? पहले आप मुझे जवाब दो, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ, ठीक है।
इसमें देखने वाली चीज़ें देख लेना। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है एक हिस्सा, एक पार्ट, है ना, एक शेयर होल्डर। चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये गलत चीज़ें हैं जो आपने सीखी हैं। सीक फॉर होता है ना, सीक फॉर नहीं होता। ये सभी वो वर्ब्स हैं मोटी मोटी जो आपको लगता है अपने बाद प्रेपोजिशन लेंगी, लेकिन वो प्रेपोजिशन एक्चुअल में नहीं लेती हैं। एम्फसाइज है, ऑर्डर है, सीक है, एंटर है, डिमांड है, कंप्राइज है। एंटर का मतलब होता है जब घुसना, घुसने के लिए कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, जब प्रेपोजिशन लगेगी तब इसका मीनिंग बदल जाता है। तो ये सारी वर्ब्स ऐसी ही हैं, अपने बाद में कभी भी कोई प्रेपोजिशन को लिए बिना सीधे अपना ऑब्जेक्ट लेगी डायरेक्टली। अब मेरा आपसे सवाल ये है, इनमें जो ये मैंने मार्क किए हुए हैं डार्क में, ये वर्ब्स ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी नाउन फॉर्म भी ऐसी है। रिक्वेस्ट एक वर्ब भी है, रिक्वेस्ट एक नाउन भी है। स्ट्रेस एक वर्ब भी है, स्ट्रेस एक नाउन भी है। आंसर, थैंक, अटैक, ऑर्डर, हीट, इनकी नाउन फॉर्म अपने बाद में एक फिक्स प्रपोजिशन को लेती है। अब आपके लिए एक्सरसाइज क्या है, ये जो आप सारे के सारे देख रहे हो ना डार्क वाले, इनकी नाउन फॉर्म के बाद कौन सा प्रपोजिशन लगेगा ये आपको अपने दिमाग में सोचना है। समझ गए मेरी बात को? जैसे अटैक के बाद होता है अटैक ऑन, अगर अटैक एक नाउन हो तो अपने बाद में ऑन लेगा। अटैक वर्ब है तो कोई प्रपोजिशन नहीं लेगा। तो सबके बारे में आपको सोचना है और कोशिश करनी है। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन भी इस पर बने हुए हैं क्विज के अंदर, बताना मुझे कमेंट्स में अगर आपको याद है तो। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहे थे CPIM हैज़ बिन रिलेटिवली मोर सक्सेसफुल इन अप्रिशिएटिंग द मीडिएट चेंजेस दैट आर अंडर वे इन केरला एंड इन रिस्पॉन्डिंग टू दैम। कह रहे CPI मार्क्सिस्ट जो है ना, ये रही है रिलेटिवली ज़्यादा सक्सेसफुल, ये रही है तुलनात्मक रूप से ज़्यादा कामयाब अप्रिशिएट करने में, समझने में, रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में उन बहुत सारे चेंजेस को, मीडिएट चेंजेस को जो अभी चल रहे हैं, अंडर वे हैं केरला में, और रिस्पॉन्ड करने में उनके सामने। तो ये पार्टी जो है ना पीछे नहीं रही, इसने केरला में जो बदलाव आ रहे हैं वहाँ के लोगों की सोच में, उसको समझा और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड भी किया और इसको वोट भी मिले हैं। समझ गए? पार्टी की वर्ब है CPIM की हैज़ बिन, दैट की वर्ब है आर, अंडर वे मतलब अंडर डेवलपमेंट, कोई चीज़ जो अभी चल रही हो। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है ग्रामर का। मीडिएट का मतलब देख लेना बहुत सारे, डिफरेंट, मल्टीपल, डाइवर्स, है ना, विविध को बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं मीडिएट। अप्रिशिएट करना मतलब समझना, एक्नॉलेज करना। कॉन्सेप्ट ये है, ये रिलेटिवली मोर सक्सेसफुल गलत है यहाँ पे, ये रिलेटिवली मोर सक्सेसफुल गलत है यहाँ पे। कैसे कॉन्सेप्ट समझो? रिलेटिवली और कंपैरेटिवली दो वर्ड्स हैं इंग्लिश में, इनका मतलब होता है कंपैरिजन करना, हिंदी बोलते हैं तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली, है ना। अब इन दोनों वर्ड का मतलब भी कंपैरिजन के लिए होता है यूज़। और देखो कंपैरिजन के लिए एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री को भी हम यूज़ करते हैं। अगर ऐसा है, दोनों ही चीज़ें कंपैरिजन के काम आती हैं, तो दोनों को कभी भी साथ में ना लगाया जाए, फिर डबल कंपैरिजन हो जाएगा। आवर हाउस इज़ रिलेटिवली स्मॉलर। आप अपने दोस्त से घर गए, नए घर में, और वहाँ जाके बोला भाई हमारा घर जो है तुलनात्मक रूप से थोड़ा छोटा है। समझ गए? रिलेटिवली आ गया, स्मॉलर भी आ गया, दोनों चीज़ें एक साथ आ गई। इलाज क्या करें? सीधा सा इलाज है, इस कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दो। आवर हाउस इज़ रिलेटिवली स्मॉल। दिस ईयर हैज़ बिन कंपैरेटिवली मोर ह्यूमिड। इस साल आपको ज़्यादा जो है उमस लगी, तो आपने बोला यार इस साल थोड़ी ज़्यादा उमस है, तो आप क्या बोलोगे? रिलेटिवली या कंपैरेटिवली के साथ में मोर ह्यूमिड नहीं, सिर्फ मोर को निकाल दो और ह्यूमिड लिखो, कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दो। लेकिन तीसरा सेंटेंस देखो, दिस ईयर हैज़ बीन रिलेटिवली मोर ह्यूमिड देन द लास्ट ईयर वॉज। ये साल ज़्यादा ह्यूमिड रहा है पिछले साल के मुकाबले। अब दिक्कत क्या है? देन नाम की कंजंक्शन बीच में आ गई है। अगर देन आया ना तो कंपैरेटिव डिग्री ज़रूर आएगी। इस देन की वजह से कंपैरेटिव डिग्री को हमें यहाँ से नहीं हटा सकते। अब ऑप्शन क्या है आपके पास? मोर को तो निकाल नहीं सकते देन की वजह से। अब करना क्या है? इलाज एक ही है, आपको इसको और इसको साथ में नहीं रखना है। इसको आप हटा नहीं सकते, तो क्या करो? इसको निकाल दो, मीनिंग वही रहेगा, आपकी ग्रामर सही होगी। दिस ईयर हैज़ बिन मोर ह्यूमिड देन द लास्ट ईयर वॉज। तो अगर आपके पास बीच में देन वैन आ जाए, कंपैरिजन करना हो, तब उस केस में कंपैरेटिवली और रिलेटिवली को निकालना आपको पड़ेगा इस सेंटेंस में से। बढ़े आगे। अब इस बंदे ने क्या कर दिया? रिलेटिवली मोर सक्सेसफुल लिख दिया, मोर को यहाँ से आपको निकाल देना चाहिए। कह रहे द कांग्रेस विच स्वेप्ट द लोकसभा पोल विल हैव अपॉर्चुनिटीज टू री इन्वेंट इट सेल्फ टू पोज अ चैलेंज टू द लेफ्ट इन असेंबली इलेक्शन। अब कांग्रेस की बात कर रहा है। कह रहे कांग्रेस जिसने स्वीप किया था, जिसने सुपड़ा साफ कर दिया था, जिसने सारा समेट लिया था लोकसभा के पोल्स को, मतों को, तो कांग्रेस को बहुत सारे जो है ना पोल मिले थे, जो चुनाव में मत मिले थे लोकसभा के। कह रहे ये कांग्रेस जो है ना, अब इसके पास अपॉर्चुनिटी होगी, इसके पास होगा मौका कि ये अपने आप को री इन्वेंट करे, ये अपने आप को फिर से ढूंढे, है ना, डिस्कवर करे, और ताकि क्यों पोज कर पाए, खड़ा कर पाए एक चुनौती को लेफ्ट के सामने असेंबली इलेक्शन के अंदर। तो 5 साल के लिए कांग्रेस के पास यही टारगेट है, अपने अंदर झांक करके देखे और अपने आप को री इन्वेंट करके फिर से 5 साल बाद उभर करके आए बड़ी पार्टी बन के। समझ गए? कह रहे बट फॉर द बीजेपी विदाउट अ मेटामॉर्फोसिस
केरला विल रिमेन अ नाइटमेयर नॉट अ ड्रीम। सबसे खूबसूरत लाइन है पूरे आर्टिकल की। कह रहा लेकिन कांग्रेस तो कर लेगी अगर कर पाएगी तो, लेकिन जो बीजेपी है ना वो किसी बड़े बदलाव के बिना, मेटामॉर्फोसिस ऊपर करवाया था मैंने आपको, बड़ा बदलाव, ड्रास्टिक चेंज, है ना। कह रहा लेकिन बीजेपी एक बड़े बदलाव के बिना, बीजेपी के लिए केरला जो है एक बुरा सपना बन के रहेगा, सपना नहीं। तो बीजेपी सपना नहीं देख रही है केरला का, बीजेपी बुरा सपना देखती रहेगी केरला का, अगर बीजेपी ने अपनी राइट विंग पॉलिटिक्स को केरला में आजमाना नहीं छोड़ा तो। समझ गए? नाइटमेयर होता है बुरा सपना, अ हॉरिबल ड्रीम। चलिए बिना टाइम गंवाएं फटाफट से आ जाओ अपने क्विज़ पे। आज मैं आपको करवा देता हूँ सॉल्व। ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर दे देना भाई वीडियो को, कहने की ज़रूरत ना पड़े। पहले आपको इंप्रूव करना है इम्पोर्टेंट पार्ट को इस सेंटेंस के। शुड हीड टू को आपको सही करना है। द सेंटर शुड हीड टू द प्लाइट ऑफ द पीपल डाइंग फ्रॉम लैक ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन एंड जो है हॉस्पिटल बेड्स। हीड का मतलब होता है सुनवाई करना। सेंटर को सुनवाई करनी चाहिए लोगों की उस दुर्दशा की, प्लाइट की, उस बुरे हालात की, जो हैं वो लोग जो डाई फ्रॉम कर रहे हैं, जो मर रहे हैं बिना मेडिकल ऑक्सीजन के और हॉस्पिटल बेड्स के। तो सेंटर को कुछ करना चाहिए। अब देखो इस हीड वर्ब की एक खासियत है। खासियत क्या है? इसका मतलब होता है सुनवाई करना, और इसके बाद में कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं आती जब ये होती है वर्ब फॉर्म में। अच्छा, इसकी एक और खासियत भी है, अगर ये नाउन बन जाए उस केस में हमेशा अपने बाद टू नाम का प्रीपोजिशन लेती है। इस सेंटेंस में सेंटर तुम्हारा सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, हीड मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो टू तो यहाँ पे नहीं आएगा। समझ गए ना? अगर ये मेन वर्ब है तो टू तो यहाँ पे नहीं आएगा। अब ये ऑप्शन देख लेते हैं अपने। यहाँ पे देखो शुड बी हीडेड, यहाँ पे भी ये मेन वर्ब है और बिना टू के है, ये मेरा आंसर हो सकता है। टू के बिना है ना, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। शुड पे हीड, देखो पे एक वर्ब होगी, शुड आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। इस केस में हीड है एक नाउन। क्या पे करना है भाई? हीड को। इसकी नाउन फॉर्म में हमेशा इसके बाद में टू लगता है, ये आपका आंसर बिल्कुल नहीं बनेगा। नो इंप्रूवमेंट तो होगा ही नहीं, और ये बी भी आपका आंसर बन सकता है। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पे वर्ब बन गई है, अब हीड नाउन है, नाउन में हीड के बाद टू लगता है। लेकिन गलती क्या है? आंसर आपका करेक्ट बी है, ए नहीं है। अब क्यों नहीं है समझो ध्यान से। शुड बी हीडेड एक पैसिव वॉइस है, सेंटर की सुनवाई नहीं होनी, सेंटर सुनवाई करेगा, सेंटर के ऊपर काम नहीं होना। सेंटर एक्शन का डूअर है। एक्टिव पैसिव आप जानते हैं, अगर पैसिव लगा दूंगा तो सेंटर के ऊपर काम हो जाएगा, सुनवाई सेंटर की हो जाएगी। ऐसा नहीं है, सेंटर को सुनवाई करनी है। तो पैसिव नहीं एक्टिव चाहिए, शुड पे हीड टू लगाऊंगा, हीड नाउन है, अपने बाद में टू प्रीपोजिशन ले लेगा। ठीक है, बी मेरा आंसर हो गया। अब आ जाओ क्लोजेस्ट पे। द डेली सेकेंड वेव, द डेडली सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 हैज़ बीन relatively harsher, comparatively harsh, relatively harsh या harsher than the first wave of 2020 was। तो ये जो डेडली, जो घातक सेकेंड वेव है कोविड-19 की, ये तुलनात्मक रूप से ज़्यादा हार्श है 2020 की पहली वेव के मुकाबले। देखो रिलेटिवली, कंपैरेटिवली सब आ सकता है यहाँ पे। रिलेटिवली हार्श भी बिल्कुल ठीक है ना? रिलेटिवली और कंपैरेटिवली हार्श भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में देन पड़ा हुआ है। अगर देन पड़ा हुआ है तो रिलेटिवली कंपैरेटिवली लगाने की ज़रूरत है नहीं। इस केस में मैं क्या करूँगा? सीधे सीधे डी को चूज करूँगा बिना रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के। ठीक है, डी मेरा आंसर है। समझ गए ना? देन की वजह से मुझे यहाँ पे रिलेटिवली कंपैरेटिवली को यूज़ नहीं करना है, सीधे सीधे हार्शर को यूज़ करके मुझे यहाँ पे डालना है। आगे बढ़ो। करेक्ट, ड्यूरिंग अ ईयर बिटवीन द टू कॉन्सिक्वेंट वेव्स ऑफ द पैंडमिक द सेंटर हैज़ डिस्प्लेड इट्स डैश एटीट्यूड। करे एक साल के दौरान दो एक के बाद आने वाली वेव्स की इस पैंडमिक के सेंटर ने दिखाया है अपने इस टाइप के एटीट्यूड को। अच्छे एटीट्यूड को दिखाया है, खराब एटीट्यूड को दिखाया है। खराब को दिखाया है। अब बता दो इनमें से खराब कौन सा है? ये प्रोडिजियस है, ऑडेशियस है, फुल आर्डी है, स्टॉन्च है। देखिए स्टॉन्च का मतलब होता है पक्के इरादे वाला, तो ऐसा कोई एटीट्यूड तो दिखाया नहीं। प्रोडिजियस का मतलब होता है शानदार, इसकी भी कोई बात नहीं हो रही। आगे आप देखोगे ना तो आगे इसने नेगेटिव सेंटेंस बनाया हुआ है। तो ऑडेशियस और फुल आर्डी हम बोल सकते हैं। ऑडेशियस थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, जब आप किसी के सामने जो खड़े हो जाते हो ना, कोई आपको चिढ़ा रहा हो, आप उसके सामने जो है बोल्ड मूव करें, तो ये एक पॉजिटिव सेंस में। और फुल आरडी जो है ना, ये टोटली नेगेटिव सेंस में होता है। इसका मतलब होता है खतरों के खिलाड़ी बन जाना बिना बात, सामने दिख रहा है खाइए और फिर भी हंसते हंसते कूद जाना। तो ऐसा ही एटीट्यूड सेंटर ने दिखाया है, खतरों के खिलाड़ियों वाला। अब कब दिखाया? व्हेन इट केम टू अपग्रेडिंग आवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जब बात हुई अपग्रेड करने की हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब देखो कह रहा है इंस्टेड ऑफ, इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ या रादर। कह रहे इन चारों में से नाइट मेरिश लेसन्स के जो लर्न किए हमने वेस्ट से। कह रहे बावजूद उन बुरे सपने वाले सबक के जो हमने वेस्ट से देखा, स्पेन में, इटली में इतने लोग मर गए, अमेरिका में मर गए, तो कह रहे सेंटर ने बहुत ख़राब एटीट्यूड दिखाया, खतरों वाला एटीट्यूड दिखाया, बावजूद उन सारे सबक के जो हमने वेस्ट से लिए। बावजूद के लिए एक ही अपने पास है प्रेपोजिशन, वो कौन सी है? कौन सी है? इंस्पाइट या डिस्पाइट? वो है
इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट भी लगा सकते हो, पर डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं आता, इंस्टेड का कुछ काम नहीं है, रादर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। तो बावजूद, इंस्पाइट ऑफ उस लेसन्स के। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आउट ऑफ 4 कितने मार्क्स मिले जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अंटिल देन साइनिंग।